Hello friends, in this video we will study about 11th class history chapter 1 from the beginning of time. And in our last lecture, as we know that we already studied about the evolution of human being. हमने ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने उसकी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी, जैसे कि कब प्राइमेट्स हुए, कब होमोनोइड्स, होमिनिड्स, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमोसेपियंस, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में कि होमो सेपियंस एक्चुअली उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था। तो इसके बारे में डाइवर्जेंट व्यूज मिलते हैं, बट जो दो मॉडल्स इसमें बताए गए हैं जिसको आज भी कंसीडर किया जाता है, उसमें फर्स्ट है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और सेकंड है रिप्लेसमेंट मॉडल। तो द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये माना गया कि जो होमोसेपियंस थे वो एक ही रीजन में अपना उनका डेवलपमेंट हुआ था, एक ही रीजन से वो डेवलप हुए हैं, एक रीजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो रहते थे और वहीं की कंडीशन में वो डेवलप हुए थे। लेकिन रिप्लेसमेंट मॉडल फ्रेंड्स कहता है कि नहीं, उसके कुछ अलग रिसोर्सेज भी हमें मिले हैं, अदर एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, जिनके बेस पर हम ये कहते हैं कि ये लोग इन्होंने अडेप्ट किया था। एक्चुअली वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जगह पर माइग्रेट हुए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो माइग्रेट हुए और वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को, वही उन सब चीजों को इन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो इसीलिए दोनों मॉडल्स को इक्वली कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरे को लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमन वेज टू ऑब्टेनिंग फूड। जो अर्ली ह्यूमन है वो अपना फूड ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो फ्रेंड्स वो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर तीन व्यूज को कंसीडर किया जाता है। पहला है गैदरिंग, स्केविंग, हंटिंग, स्केवेंजिंग एंड फिशिंग। तो जो फ्रेंड्स गैदरिंग होता है उसमें क्या होता है कि ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं प्लांट्स को, प्लांट फूड्स को, सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स और ट्यूबर्स को। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है फ्रेंड्स की जो अर्ली मैन नहीं करता था, क्योंकि उनको तो जिस कंडीशन में जो भी जैसा मिल जाता था ये लोग वैसा ही उसको खा लिया करते थे और इनका काम चल जाता था। इसके लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न है, जब इन्होंने फूड को गैदर करना, इकट्ठा करना सीख लिया। इसके बाद देखते हैं द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स। इसको कैसे डिस्कस किया गया है? इंक्रीजिंगली इट इज बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमिनिड्स scavenged or foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators। या तो ये जानवर खुद मर जाते थे या फिर इनको जो अदर प्रीडेटर्स हैं वो मार दिया करते थे। इसके बाद फ्रेंड्स ये स्मॉल मैमल्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इवन इंसेक्ट्स को भी ये खा लिया करते थे। स्पेशली होमिनिड्स के बारे में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हंटिंग के बारे में कुछ हमें एविडेंसेस भी ऐसे मिले हैं साउथर्न इंग्लैंड और जर्मनी के पास से। लगभग ये 5 लाख पुराने एविडेंस है जिनके बारे में हम जिसके पढ़ करके, जिनको देख करके हम ये कह सकते हैं, साइंटिस्ट ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, ये आइडिया लगा लिया कि यस हंटिंग के यहाँ पर प्रॉपर एविडेंसेस अब मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ फिशिंग के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स खोदी गई, वहां पर फिश की बोन्स भी मिली है। तो इसके बारे में भी ये लोग डेफिनेटली कह सकते हैं। इसके बाद अबाउट 35,000 years ago there is evidence of plant hunting from some European साइट्स। कुछ यूरोपियन साइट से भी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि लोग प्लांट हंटिंग भी करते थे। अब प्लांट हंटिंग कैसे करते थे? जब ऑटोमन सीजन या स्प्रिंग सीजन होता था तो जो रेंडियर्स और हॉर्सेस जैसे एनिमल्स हैं वो रिवर को क्रॉस करते थे, इस बारे में इन अर्ली मैन को पता था। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली उनको शायद मार दिया करते थे, ऐसे भी कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं। एक लार्ज नंबर पर ये एनिमल्स को मार देते थे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। जैसा कि हमें पता है कि जो अर्ली मैन था वो या तो ट्रीज पर रहता था या फिर ओपन स्पेस में ऐसे ही रहता था। लेकिन इसके बाद हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जो हम एक रेजिडेंस के पैटर्न पर कह सकते हैं कि यस ये लोग वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स।
मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हमें मिले हुए हैं जिसके बारे में, जैसे कि प्लेट टूल्स हो गए या फिर हैंड एक्सेस हो गए, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यस अभी कुछ टूल्स का यूज करके अपने कुछ टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंस को ये बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इस टाइप के जो एविडेंसेस है, जो फाइंड्स हैं, हमें 7 लाख से 5 लाख ईयर्स एगो के बीच में मिले हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये उन्हीं में से ही कुछ है। अब इसके बाद देखते हैं, हाउ डिड दीज टूल्स एक्यूमुलेट इन वन प्लेस? It is possible that some places where food resources were evident but abundant were visited repeatedly। मतलब कि यहाँ पर ये लोग अपना फूड को इकट्ठा करके रखते होंगे या टूल्स का भी यूज करते थे ये लोग, और यहाँ पर ये रिपीटेडली विजिट करते थे, आते जाते थे, शायद ये यहाँ पर अपने फूड को इकट्ठा करके रखते थे, ऐसा भी माना जा सकता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, the places that were less frequently visited would have fewer artifacts। और जहां पर कम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, देखिए जहां पर ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं तो सीधा सा इसका यही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये रिपीटेडली विजिट करते रहते थे, ज्यादातर विजिट करते रहते थे, आते जाते रहते थे ऐसी जगह पर। और जहां पर कम हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कम एविडेंसेस मिले हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये लोग बहुत कम आते जाते थे, विच में हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस। जो कुछ इधर उधर पड़े हुए मिले थे एविडेंसेस, उनके बेस पर ये सब कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द सेम लोकेशंस could have been shared by hominids, other primates and carnivores। ठीक है, और यही कुछ ऐसे एविडेंसेस हमें बहुत पहले प्राइमेट्स और होमिनिड से भी मिले, जिसके बारे में पता चला कि यस ये कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये अपना शेल्टर बना करके रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। एक पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने, बिटवीन 4 लाख ईयर्स एगो से लेकर के 125 ईयर्स एगो तक caves and open air sites began to be used। इस टाइम पर जो ओपन एयर साइट्स हैं वो भी यूज होनी शुरू हो गई। एविडेंसेस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट्स इन यूरोप, और इसकी एविडेंसेस हमें यूरोप से मिले हैं। साउथर्न फ्रांस से 12x4 मीटर का एक शेल्टर मिला है जिसको वॉज बुल्ट अगेंस्ट द केव वॉल। एक केव वॉल के पास में ये बिल्कुल बना हुआ शेल्टर है जिसके कुछ हमें एविडेंस मिले हैं। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि यस ये अब ओपन एयर साइट्स पर भी रहा करते थे, खुद से कुछ एक हाउस टाइप का एक फॉर्मेशन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। फूड सोर्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश एट अनदर साइट, और कुछ अनदर साइट से इस टाइप की कुछ चीजें भी मिली हैं। तो टेरा अमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ साउथर्न फ्रांस ऐसी जगह है जहां पर से ऐसी शेल्टर्स के जिस पर विद रूफ और वुड एंड ग्रासेस वर बिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट्स। मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए सीजनली ये यहाँ पर विजिट करते थे। ऐसे कुछ एविडेंसेस हमें टेरा अमाटा के पास से भी मिले हुए हैं। ये फ्रांस के पास की ही जगह है एक। इसके बाद ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशंस ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कि ये कुछ अभी रफली टूल्स का भी यूज करने लगे थे। खाना अपना जो फूड है जो भी है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो नट्स हैं, चाहे वो मीट है, उन सबको वो गैदर करना, इकट्ठा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था और शेल्टर बनाना भी शुरू कर दिया था। तो इसके बाद अब हमें जो एविडेंस मिले हैं वो फायर के एविडेंस भी मिले हैं। दिस हैड सेवरल एडवांटेजेस। अगर ये जो फायर के एविडेंस हैं अगर ये बिल्कुल सही है तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड केव्स एंड कुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। इन सब चीजों के लिए ये फायर का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक और भी है, एज इम्पोर्टेंट फायर वुड बी यूज्ड टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स। डेंजरस एनिमल्स से खुद को बचाने के लिए भी फायर का यूज किया जाता था। ऐसे भी एविडेंसेस मिले हुए हैं। अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स, अब ये टूल्स कैसे यूज किया करते थे? Certain anatomical and neurological adaptation have led to the skilled use of hands, probably due to the important role of tools in human life। और सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अगर ये फायर का भी यूज कर रहे हैं, ये घर भी बनाना सीख गए हैं और साथ साथ में ये टूल्स का भी यूज कर रहे हैं, तो ये किसी एप के लिए या किसी चिंपैंजी टाइप फॉर्मेशन के लिए इतना ओल्डेस्ट मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल्ड चाहिए
आपके हाथों में भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, और साथ साथ में आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको भी अडेप्टेशन में कुछ स्किल्स होने चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। तो इट मीन्स ये लोग अब ये जो अर्ली मैन है यहाँ पर इंटेलिजेंट होना शुरू हो गया था, यहाँ पर हम इस चीज को भी इस साइड से समझ सकते हैं। द वेज इन विच ह्यूमंस use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, both of which are absent in apes. जस्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि उनकी मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए और उनमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है वो भी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ज्यादा वो एक्टिव होनी चाहिए अपने माइंड से, जो कि एप्स में हम नहीं देखते हैं, एप्स में नहीं होती है ये एबिलिटी इतनी। The earliest evidence for the making and use of stone tools comes from sites in Ethiopia and Kenya. It is likely that the earliest stone tool makers were the Australopithecus. कुछ evidences हमें इथोपिया और केनिया के पास से मिले हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोन टूल्स हैं उनका बनाना एस्ट्रोलोपिथिकस के टाइम से ही शुरू हो गया था, ऐसे कुछ एविडेंसेस कहते हैं। As in the case of other activities, we do not know whether tool making was done by man or woman or both. It is possibly that stone tool makers were both women and man. लेकिन इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे वो स्पेशली मैन बनाते थे, वुमेन बनाते थे या दोनों बनाते थे। बट फ्रेंड्स एक बात कही जा सकती है कि जब मैन डेवलप हो रहा है तो वो इस बेस पे नहीं हो रहा है कि केवल मैन डेवलप हो रहे हैं, वुमेन डेवलप नहीं हो रही है। उस टाइम पे आई डोंट थिंक कि ऐसा था। तो we can say कि मैन और वुमेन दोनों इक्वली इस काम को कर रहे थे। आगे देखते हैं। About 35,000 years ago, improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear, throwers, and the bow and arrow. जो जब इन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो ये हंटिंग करते थे, जानवरों को मारने के काम करते थे, उसकी टेक्निक्स भी चेंज हो गई, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गई। The meat thus obtained was probably preceded by removing the bones, और जब वो उसका मीट को खाया करते थे तो उसमें से उसकी बोन्स निकालने का भी वो काम कर सकते हैं इससे, क्योंकि अब उनके पास ऐसे शार्प टूल्स, क्योंकि टूल मेकिंग का अब यहाँ शुरुआत हो चुकी है, तो इस टाइप से भी वो करते होंगे। Following the drying, smoking and storage, thus food could be stored for later consumption, और फूड को वो स्टोर करके रखना उन्होंने शुरू कर दिया था अपने बाद में कंजम्पशन के लिए, बाद में उसको कंज्यूम करने के लिए। There were other changes such as the trapping of fur bearing animals to use to fur for clothing and the invention of sewing needles। साथ साथ देखिए जब टूल्स बनने लगे तो एक इसमें बहुत ही एक आप कह सकते हो प्रोमिनेंट सा ये इन्वेंशन है कि उन्होंने निडल को बनाना भी सीख लिया, जैसे कि क्योंकि कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं जहां पर इन्होंने एनिमल की जो फर है उसको एज ए क्लोथिंग उन्होंने यूज किया हुआ है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सीन क्लोथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 years ago, और इसके एविडेंसेस हमें 21 years ago मिलते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स के बारे में बताया गया है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। अब देखिए टूल्स बनाना उन्होंने सीख लिया, फायर भी का भी इन्वेंशन हो गया है और डिस्कवरी ऑफ फायर भी है। अब इसके बाद वो शेल्टर में घर बनाकर भी रहने लगे, फूड भी इकट्ठा करके रखने लगे, कपड़े भी पहनने लगे हैं, मतलब वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सिविलाइज होते जा रहे हैं। तो इसका एक और एक नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज एंड आर्ट। अब इसमें देखते हैं among living beings it is humans alone that have a language. There are several views on language development. First, that hominid language involved gestures or hand movements. जो hominids थे वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन अभी हाथ के मूवमेंट से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। Second है that spoken language were preceded by vocal but non-verbal communication such as singing or humming। मतलब वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो vocal नहीं है, वो मतलब vocal तो है बट वो कुछ वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं, केवल कुछ साउंड क्रिएट कर पा रहे हैं। थर्ड में देख सकते हैं that human speech probably began with calls like the ones that have been observed among
अमंग प्राइमेट्स, मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ शब्द वो शायद अपने वोकल कॉर्ड से कुछ बोल पा रहे हैं. Humans may have preceded a small number of speech sounds in the initial stage. कुछ स्पेशल साउंड वो निकाल पाते थे अपनी इनिशियल एज में, जिससे कि वो अपनी बात को दूसरे को समझा सकते थे. ग्रेजुअली दीज में हैव डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज, और धीरे धीरे ये सब लैंग्वेज में डेवलप हो गया. When did spoke language emerge? कब spoke language के बारे में पता चलता है? तो it has been suggested that the brain of Homo habilis had certain features which would have made it possible for them to speak. जो Homo habilis का जो एक जो उनका ब्रेन है, ये माना जाता है कि उनमें वो फीचर्स थे कि वो कुछ बोल सके. Thus language may have developed as early as 2 million years. 2 million years ago. होमो हैबिलिस के टाइम से ही ये माना जाता है कि उनके माइंड में भी, उनके ब्रेन में भी इतनी एबिलिटी थी कि वो कुछ बोल सकते हैं. द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट. दिस occurred around 2 lakh years ago. It is more specifically associated with modern humans. इसके बाद लैंग्वेज एंड आर्ट, जैसे कि लैंग्वेज और इसी के साथ साथ आर्ट ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनके डेवलपमेंट में. द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैज बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद आर्ट. आर्ट से इनकी लैंग्वेज कनेक्ट होती थी, सिंस बोथ आर मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, और इसके थ्रू ही ये अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते थे, समझा सकते थे. ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन का कह सकते हैं, कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया था इनके लिए. केव पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर. इसके बाद हम देखते हैं hundreds of paintings of animals have been discovered in the caves of Lascaux and Chauvet, both in France and अल्टामेरा. ये जगह है स्पेन की, ये लेक्सस और चौवेट तो जगह है फ्रांस की, और अल्टामेरा जगह है स्पेन की. These include the depictions of bison, horses, ibex, deer. कुछ एनिमल्स हैं जिनकी यहाँ पर इमेजेस मिली हुई है, जिनकी यहाँ पर पेंटिंग्स मिली हुई हैं. इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, द पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद रिचुअल एंड मैजिक. मतलब जैसे जैसे सिविलाइज होने लगी तो इनके भी कुछ अपने रिचुअल्स थे, जिसके बारे में पता चलता है इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू. जैसे कि द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन अ रिचुअल टू इंश्योर ए सक्सेसफुल हंट. मतलब जिस टाइप का एनिमल को इन्होंने हंट किया, जिस टाइप की पिक्चर उन्होंने बनाई, तो इससे पता चलता है कि यस, इन्होंने इस टाइप के एनिमल की हंटिंग की हुई है. अनदर एक्सप्लेनेशन offered is that these caves were possibly meeting places for small groups of people or locations for group activities. और एक बात और कही जाती है कि जो ग्रुप एक्टिविटीज होती थी ना, उनके बारे में पता चलता था कि यहाँ पर ये पॉसिबली ये लोग इकट्ठा होते थे और ग्रुप एक्टिविटीज के लिए ये कुछ मीटिंग किया करते थे. These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engravings served as the media for passing information from one generation to the next. और एक जनरेशन से दूसरी नए जनरेशन में एक इंफॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचाने का भी ये एक मीडियम हो सकता है इन पेंटिंग्स को बना करके. ये चीज समझाना चाहते हूँ कि यस, हमारे टाइम पर इन चीजों को हमने इस टाइप से कंट्रोल किया, ये चीजें हमने बनाई, हमारे कस्टम ऐसे रहे हो या इनकी कुछ ऐसे रिचुअल्स रहे हो. द अबव अकाउंट ऑफ अर्ली सोसाइटीज हैज बीन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. और ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इसके बारे में मिले हुए हैं. इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट. जो हंटर गैदरर से पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक, अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स societies pursue several other economic activities among with hunting and gathering. आज के टाइम पर जो हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं वो हंटिंग के अलावा, गैदरिंग के अलावा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करती हैं. These include engaging in exchange and trade in minor forest produce. छोटे मोटे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सचेंज करने का काम भी ये लोग करते हैं. और वर्किंग एज पेड लेबरर्स इन द फील्ड्स ऑफ नेबरिंग farmers. Moreover, these societies are totally marginalized in all
सेंस। पूरी तरीके से ये मार्जिनलाइज सोसाइटी ही है, इनको कुछ इनका खास डेवलपमेंट नहीं है ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। द कंडीशंस in which they live are very different from those of early humans। पास्ट टाइम पर चाहे ये कितना भी डेवलप हो गए थे, लेकिन आज के टाइम से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसका एक एग्जांपल फ्रेंड्स दिया हुआ है हाडजा का। ये भी एक ऐसी ही ट्राइबल कम्युनिटी है। उसी के बेस पर हमने प्रेजेंट और पास्ट को स्टडी करने की कोशिश की है, क्योंकि जो हाडजा सोसाइटी है ये बहुत ज्यादा एक पिछड़ी हुई आप कह सकते हैं। आप देखते हैं फ्रेंड्स इसका इपिलॉग। फॉर सेवरल मिलियन years human live by hunting wild animals and gathering wild plants। कि किस पर जिंदा रहा था, जीवित रहा था इंसान? एनिमल्स की हंटिंग पे और उनकी वाइल्ड प्लांट्स की गैदरिंग और एनिमल्स की गैदरिंग पे। देन बिटवीन 10,000 से 44,500 years ago people in different parts of the world learned to domesticate certain plant and एनिमल्स। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। और इसी से फिर धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग करनी भी शुरू कर दी, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। मीन्स उनकी लाइफ अब बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। फार्मिंग वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और जब फार्मिंग करनी शुरू कर दी तो फ्रेंड्स ये तो एक टर्निंग पॉइंट बन गया था ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। The last ice age came an end about 13,000 years ago. As a result, conditions were favorable for the growth of grasses such as wild barley and wheat। मतलब ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी कुछ फील्ड्स हैं जिन पर बार्ले और व्हीट्स को ये लोग उगा सकते थे, उगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स स्पीसीज सच एज वाइल्ड शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डोंकी इंक्रीज। और ऐसी जगह पर जब ग्रास लैंड बढ़ने लगा, जब ग्रास एरिया बढ़ने लगा था, तो वहां पर ऐसे ये जो एनिमल्स हैं शीप, गॉट और ये पिग और डोंकी टाइप के, ये वहां पर बढ़ने शुरू हो गए थे। अब इसके बाद ह्यूमन सोसाइटीज बिगन टू ग्रेजुअली प्रिफर एरिया दैट हैड एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड ग्रासेस एंड एनिमल्स। अब इस एरिया में इन्हें, जो अर्ली मैन था, इनको बहुत सारे टाइप के वाइल्ड ग्रासेस मिलने लगी और एनिमल्स मिलने लगे, जिससे कि इनको अब उनको एनिमल्स को पालने में और साथ में क्या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्क करने में इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। नाउ रिलेटिवली लार्ज permanent communities occupied such areas for most parts of the year, with some areas being clearly preferred. A pressure may have built up to increase the food supply। और जब इनके पास ये सारी चीजें शुरू हो गई तो इन्होंने फूड सप्लाई में भी अपना इंक्रीमेंट कर लिया। दिस मे हैव triggered the process of domestication of certain plants and animals। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर लिया, डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स का। इसमें भी इनको बहुत ज्यादा एक इन्होंने गियर अप किया। इट इज लाइकली दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच included climatic change, population pressure, a greater reliance on and knowledge of a few species of plants such as wheat, barley, rice and millet। जब इनको इस चीज की नॉलेज होने लगी, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा, और इन लोगों को अपनी कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ अदर उनकी स्पीसीज के बारे में पता चलने लगा, एनिमल्स को जब डोमेस्टिकेट करने लगे, तो इसने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मोर पीपल बिगन टू स्टे इन वन प्लेस। और जब एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर घूम घूम के नहीं हो सकता है, ये हमने पढ़ा है और अदर क्लासेस में भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि जहां पर लोग एग्रीकल्चर वर्क करते हैं वहीं पर ही अपना परमानेंट सेटलमेंट भी कर लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। मोर पीपल बिगन टू स्टे इन वन प्लेस फॉर इवन लॉन्गर पीरियड्स देन दे हैड डन बिफोर। मतलब पहले जहां पर वो किसी एक सीजन में या कुछ महीने, कुछ दिन रहा करते थे किसी पर्टिकुलर एरिया पर, अब वो उससे ज्यादा टाइम तक स्टे करने लगे एक ही जगह पर। 10 परमानेंट हाउसेस बिगन टू बी बिल्ट ऑफ मड, ब्रिक्स एंड इवन स्टोन। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जहां तक कि उन्होंने उसके एग्रीकल्चर एरिया के आसपास घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। फार्मिंग एंड pastoralism led to the introduction of many other changes such as the making of pots,
in which to store grain and other produce and to cook food. अब इन्होंने पॉट्स बनाने भी शुरू कर दिए, ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि इन्होंने पॉट्स बनाने भी शुरू कर दिए जिसमें ये खाना बनाने लगे या फिर अपने अनाज को स्टोर करके रखने लगे. अदर न्यू टूल्स सच एज द प्लग वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि जो प्लग है उसका भी यूज करने लगे थे एग्रीकल्चर वर्क में. ग्रेजुअली पीपल बिकेम फेमिलियर विद मेटल्स सच एज कॉपर एंड टिन, और धीरे धीरे ये कॉपर से भी अवेयर हो गए. About 5,000 years ago, even larger concentrations of people begin to live together in cities. 5,000 साल पहले तक तो ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग एक साथ सिटीज बनाकर भी रहना इन्होंने अब शुरू कर दिया था. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू.